हेलो गाइज एंड वेलकम टू स्टडी एट द लीगल माई सेल्फ राम। और आज हम लोग भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे। ठीक है, 17 चैप्टर जो है हमारा बीएनएसएस का, ये बात करता है कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मैजिस्ट्रेट। इस चैप्टर को हम लोग इशू ऑफ प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग चैप्टर 16 तक बहुत डिटेल से कवर कर चुके हैं। तो अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आता है, समझ में आता है, तो आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके और सारे वीडियोस भी देख सकते हैं। देखो, अगर हम बात करें इसके प्रोविजंस के बारे में, तो सेक्शन 227 से लेके 233 तक में ये सेक्शन हमारा दिया गया है। ये चैप्टर हमारा है। ठीक है, टोटल 7 सेक्शन है। थाला फॉर अ रीजन है ये हमारा चैप्टर। सीआरपीसी में टोटल 7 सेक्शन ही थे। वो था चैप्टर नंबर 16 और सेक्शन थे 204 से लेकर 210 तक में। ठीक है, तो चलो हम लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से डिटेल से कवर करते हैं और फिनिश करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में। देखो, सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड इस चैप्टर में बहुत क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट का कहना यह है कि भाई मैजिस्ट्रेट को आपको सेटिस्फाई करना होगा। कैसा सेटिस्फैक्शन उनको करवाना होगा कि हुजूर लॉर्डशिप देयर इज ए सफिशिएंट ग्राउंड टू इनिशिएट अ प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम। आपको ये बताना होगा कि हुजूर ये जो केस है इसमें सफिशिएंट ग्राउंड है और आप इस केस को आगे बढ़ाइए, यही चीज कहा गया। और अगर मजिस्ट्रेट को प्राइमा फेसी ये लगता है कि देयर इज अ नो सफिशिएंट ग्राउंड, तो मजिस्ट्रेट इशू ऑफ प्रोसेस स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है, केस को प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं करेगा। यही कहा गया था। के सीताराम वर्सेस सीएफएल कैपिटल फाइनेंस सर्विस लिमिटेड 2017 का केस है। इस केस में यह कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अनलेस द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड that there is a sufficient ground to proceed or sufficient material to justify the issue of process, he should not order issue of process। ठीक है, वही बात, जब तक आप मैजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई नहीं कर देते कि भाई इशू ऑफ प्रोसेस करना जरूरी है, तब तक वो इशू ऑफ प्रोसेस नहीं करेगा। एक केस है इंडिया कार्ड प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस केस में यह कहा गया कि मैजिस्ट्रेट जो है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा कि मेरिट है कि नहीं है केस में, कि डीमेरिट क्या है इस केस का, ये सब कुछ नहीं। ये सब वो ट्रायल के समय में देखेगा। यहां पे सिर्फ अगर मैजिस्ट्रेट को प्राइमा फेसी केस लगेगा कि देयर इज अ प्राइमा फेसी केस मेड आउट अगेंस्ट द एक्यूज्ड, देन ही शुड इनिशिएट द इशू ऑफ प्रोसेस। यही बात कहा गया था इंडिया कार्ड प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में कि भाई एट द स्टेज ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस द मैजिस्ट्रेट इज मेनली कंसर्न्ड विद द एलिगेशन मेड इन द कंप्लेंट and only be prima facie satisfied there are sufficient ground for the proceeding against the accused. It is not the province of the magistrate to enter into detailed discussion of merit or demerit of the case। वही बात कि भाई एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस मैजिस्ट्रेट मेरिट और डिमेरिट पे बात नहीं करेगा। मैजिस्ट्रेट यहाँ पे सिर्फ ये देखा गया जो एलिगेशन लगाए गए हैं और प्राइमा फेसी केस जो है मेड आउट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस वो इतना देखेगा। उसके बाद वो अपना इशू ऑफ प्रोसेस कर देगा। बाकी डिटेल में उसके पास ट्रायल है, ट्रायल में वो समझेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग अपना सेक्शन का प्रोविजन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का प्रोविजन सबसे पहला बात होता है सेक्शन 227। ये बात करता है इशू ऑफ प्रोसेस। इशू ऑफ प्रोसेस और कॉग्निजेंस में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉग्निजेंस दूसरा चीज होता है, वो 210 में हमारा कॉग्निजेंस होता है। ठीक है, पहले 190 में होता था सीआरपीसी में। कॉग्निजेंस हमेशा 3 चीज पे ली जाती है, पुलिस रिपोर्ट पे, ठीक है, और क्या चीज पे होती है, कंप्लेंट पे, और तीसरा सो मोटो और नॉलेज ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो 3 चीजों में कॉग्निजेंस होती है। अब इशू ऑफ प्रोसेस तब क्या होता है, इसको समझो। इशू ऑफ प्रोसेस क्या होता है ना, कि एकदम आसान भाषा में समझो कि इशू ऑफ प्रोसेस क्या होता है कि मैजिस्ट्रेट जो है वो इशू ऑफ प्रोसेस में क्या करती है, अगर समन केस है तो मैजिस्ट्रेट जो है समन इशू कर देती है। अगर वारंट केस है तो मैजिस्ट्रेट चाहे तो समन या तो वारंट इशू कर देती है। और इशू करने का पर्पस क्या होता है कि भाई अगर समन केस है तो वो व्यक्ति जो है कोर्ट के समक्ष आए, या वारंट है तो अरेस्ट करके लाया जाए। तो यही होता है इशू ऑफ प्रोसेस। अब समझो प्रोविजन से। सेक्शन 227 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है,
provides that the magistrate taking cognizance of an offense considered that there is a sufficient ground of proceeding, ठीक है, जो मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले रहा है उसको ये लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड है प्रोसीड करने के लिए, तब ही शैल इशू समन फॉर हिज अटेंडेंस इन समन केसेस। अगर समन केसेस है तो वो समन इशू करेगा कि भाई आओ, तुम कोर्ट के समक्ष आओ, अपनी हाजिरी दो, ठीक है। और अगर वारंट केस है, क्या है, वारंट केस है, तो मजिस्ट्रेट या तो वारंट इशू कर सकता है या तो समन इशू कर सकता है कि या तो भाई अपने से आ जाओ या फिर बोलेगा कि अरेस्ट करके लाओ दरबार में इसको, ठीक है। तो 227 का सब क्लॉज 1 क्या समझे आप लोग कि अगर देयर इज ए सफिशिएंट ग्राउंड, मजिस्ट्रेट को क्या लग रहा है, देयर इज ए सफिशिएंट ग्राउंड, तो अगर समन केस है तो समन इशू होगा, अगर वारंट केस है तो या तो मजिस्ट्रेट वारंट इशू करेगा या तो समन भी इशू कर सकता है। अब किस लिए, या तो अपीयर करवाने के लिए या तो उसको ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, या तो खुद से आ जाए या पकड़ के लाया जाए, अरेस्ट वरेस्ट करके लाया जाए। अब इसका एक प्रोवाइजो नया जोड़ा गया है। प्रोवाइजो ये कहता है कि समन और वारंट में एल्सो बी इशूड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है। तो अभी तक पूरा बीएनएसएस जितना हम लोग पढ़े उसमें क्या देखे कि भाई कोई भी डॉक्यूमेंट वाला पार्ट है ना जिसको भेजना है, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जोड़ दिया गया है कि भाई अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी कुछ डॉक्यूमेंट भेजा जा सकता है। तो वही बात यहां पे भी कहा गया कि समन और वारंट जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी भेजा जा सकता है, ठीक है। एक बार यहां तक क्लियर है। अब हम लोग सेक्शन 227 का सब क्लॉज 2 पढ़ते हैं। ये कहता है जब तक लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस सबमिट ना हो जाए तब तक कोई समन और वारंट इशू नहीं होगा। क्या कह रहा है कि अनटिल एंड अनलेस द लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस हैज बीन फाइल्ड नो समन और वारंट शैल बी इशूड। जब तक लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस आप सबमिट नहीं कर देते हैं तब तक समन और वारंट इशू नहीं किया जाएगा। यही सेक्शन सब क्लॉज 2 कहता है। सब क्लॉज 3 ये कहता है कि मान लो कि कोई कंप्लेंट केस है और वो कंप्लेंट जो है लिखित रूप से है, राइटिंग के फॉर्म में है, तो जो भी समन और वारंट इशू किया जाएगा तो उस समन और वारंट के साथ में वो जो कंप्लेंट है उसको भी अटैच कर दिया जाएगा, उसको लगा दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल ये पेज है, ठीक है, तो ये हमारा कंप्लेंट केस है, तो हम अगर समन इशू कर रहे हैं तो इसका एक कॉपी जो है उसके साथ लगा देंगे, ठीक है, जो भी समन है और वारंट है। तो यही कहता है एवरी समन और वारंट इशूड अंडर सेक्शन 227 सब क्लॉज 1 शैल बी अकम्पेड बाय द कॉपी ऑफ सच कंप्लेंट इन केस ऑफ कंप्लेंट मेड इन राइटिंग। अगर लिखित रूप से कंप्लेंट है तो इसका एक कॉपी जो है उस समन या वारंट के साथ अटैच करके हम लोग भेज देंगे, ठीक है। सब क्लॉज 4 ये कहता है कि कोई भी समन और वारंट इशू के लिए करने के लिए कोई कोर्ट वुड फी होगा या कोई प्रोसेस फी होगा तो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। कब तक देना होगा, रीजनेबल टाइम तक देना होगा। और अगर आप रीजनेबल टाइम पे अगर नहीं पे करते हैं वो फी तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट जो है आपका कंप्लेंट को डिसमिस कर सकता है, ठीक है। क्या कह रहा है, वेयर एनी प्रोसेस फी और अदर फी आर पेबल नो प्रोसेस शैल बी इशूड अंटिल द फीस आर पेड एंड इफ सच फीस आर नॉट पेड विद इन द रीजनेबल टाइम द मजिस्ट्रेट में डिसमिस द कंप्लेंट। वही बात कहा कि अगर कोई प्रोसेस फी या कोई भी तरह का फीस अगर देना होता है, ठीक है, तो कोर्ट तब तक इशू नहीं करेगा वो सब जब तक आप जो है फी ना पे कर दे, और अगर रीजनेबल टाइम में नहीं किए तो कोर्ट जो है डिसमिस भी कर देगा आपके कंप्लेंट को, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब इसका लास्ट जो सब क्लॉज है वो है 5th सब क्लॉज ये कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 19, ठीक है। जो सेक्शन 90 है उसके प्रोविजन को ये अफेक्ट नहीं करता है। सेक्शन 90 क्या कहता है, कब मजिस्ट्रेट साहब समन के जगह पे वारंट इशू कर सकते हैं। हम लोग पढ़े थे कि इशू ऑफ वारंट इन ल्यू और इन एडिशन टू समन, मतलब समन के साथ साथ मजिस्ट्रेट साहब या तो इन ल्यू या तो इन एडिशन में समन कब इशू कर, वारंट कब इशू कर सकते हैं। यही हम लोग सेक्शन 90 में पढ़े थे। आप अगर प्रीवियस लेक्चर में जाके उसको डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है, क्या कहता है वो सेक्शन।
तो ये टोटल इसमें हम लोग 5 सब क्लॉज पढ़े 227 में। पहला क्या पढ़े कि अगर मैजिस्ट्रेट को ये लगता है देयर इज ए सफिशिएंट ग्राउंड, तो अगर समन केस है तो वो समन इशू कर देगा, अगर वारंट केस है तो वो वारंट या तो समन इशू कर सकता है उसके अपीयरेंस या ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, या तो उसको खुद से आ जाए या उसको पकड़ के लाया जाए। और उसका प्रोवाइजो क्या पढ़े कि जो ये होगा समन और वारंट है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दिया जा सकते हैं। उसका सब क्लॉज 2 हम लोग ने क्या पढ़ा, सब क्लॉज 2 में हम लोग ने ये पढ़ा कि समन और वारंट तब तक इशू नहीं किया जाएगा जब तक लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस सबमिट ना किए कर दिया जाए। ठीक है, सब क्लॉज 3 में हम लोग क्या पढ़े कि अगर कोई कंप्लेंट है वो लिखित रूप में है, राइटिंग में है, तो जो भी समन और वारंट इशू किया जाएगा उसमें उसको अटैच कर दिया जाएगा, एक कॉपी उसका अटैच कर दिया जाएगा। सब क्लॉज 4 में क्या पढ़े कि अगर कोई कोर्ट फी है पेबल है, यानी कोर्ट प्रोसेस फी आपको देना है तो आपको देना पड़ेगा, अगर नहीं देते हैं तो आपका प्रोसेस इशू नहीं किया जाएगा, और अगर रीजनेबल टाइम पे नहीं करते हैं तो आपका कंप्लेंट भी डिसमिस हो जाएगा। सब क्लॉज 5 में क्या पढ़े कि सेक्शन 19 को ये जो है कोई अफेक्ट नहीं करेगा। उसमें क्या था सेक्शन 90 में कि कब जो मजिस्ट्रेट साहब हैं समन के जगह पे वारंट इशू कर सकते हैं, इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन ऑफ समन। ठीक है, यहां तक क्लियर, पहला सेक्शन क्लियर हो गया होगा। समनिंग ऑर्डर अंडर सेक्शन 227 इज रिवाइजेबल ऑर्डर। ठीक है, तो ये कुछ खास नहीं। अब हम लोग बात करते हैं सेक्शन 228 के बारे में। यहां तक क्लियर है ना, समझ में आएगा ना, तो प्लीज कमेंट करके बताना कि सर समझ में आया, और जो नहीं भी समझ में आए तो वो भी कर देना कि हाँ सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, या फिर समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसे पॉजिटिव कमेंट, निगेटिव भी करना, तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे और भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है, 228 में क्या है, मैजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज्ड। ये सेक्शन क्या कहता है कि मैजिस्ट्रेट साहब को ऐसा लगता है कि भाई इसको कोर्ट में बुलाने का तो जरूरत नहीं है, अभी इसको नहीं बुलाते हैं, छोड़ो, ये अपने के जगह अपना वकील से ही आ जाए तो वही ठीक रहेगा। क्या है 228 का एक क्या कह रहा है, प्रोवाइड्स दैट व्हेन अ मजिस्ट्रेट इशू अ समन। ठीक है, अब ये सिर्फ समन के केसेस में होता है, ये याद रखना। ठीक है, समन को हाईलाइट कर लेना कि जब भी मजिस्ट्रेट समन इशू करता है। अब वारंट क्यों नहीं है, क्योंकि वारंट में तो उसके पास चॉइस ही नहीं है भाई, वारंट में तो पुलिस वाले उसको अरेस्ट करके लाएंगे। ठीक है, वारंट में तो पुलिस वाले उसको अरेस्ट करके लाएंगे। ये चीज सिर्फ समन केसेस में एप्लीकेबल होगा जहां पे समन इशू किया गया है। क्या कह रहा है, प्रोवाइड्स दैट व्हेन अ मजिस्ट्रेट इशू अ समन he may dispense with the personal attendance of the accused and permit him to appear by his advocate. It applies to in case where the magistrate has issued the summon in the first instance. ठीक है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है, जहां पे मैजिस्ट्रेट साहब जो समन इशू किए हैं। क्या कह रहा है ये सेक्शन का सब क्लॉज 1 ये कह रहा है कि अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई जो जिसके खिलाफ में हमने समन इशू किया है उसको पर्सनली आने का जरूरत नहीं है, तो वो कोर्ट जो है परमिट कर सकता है कि देखो भाई तुम अपने से नहीं आओ, तुम अपने किसी वकील साहब को भेज दो अपनी जगह पे। ठीक है, पहले जो था एडवोकेट के जगह पे प्लीडर लिखा हुआ था, अब एडवोकेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है बीएनएसएस में। तो सेक्शन 228 का सब क्लॉज 1 ये समझ में गए कि जब भी मजिस्ट्रेट समन इशू करेगा और मजिस्ट्रेट साहब को ये लगेगा, ठीक है, कि पर्सनल अटेंडेंस का जरूरत नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है उसके खिलाफ में समन इशू कर दिया गया, अब मजिस्ट्रेट साहब को लग रहा है अरे भाई कोर्ट में बुलाएंगे, इतना भीड़ लग जाएगा, हो हंगामा होगा, फोटो खिंचाने के लिए मार होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, उस सेलिब्रिटी को बोलेंगे देखिए सर तो नहीं बोलेगा भाई, सेलिब्रिटी है तो, ठीक है, बोलेगा देखो भाई तुम अपने जगह पे अपने वकील साहब को भेज दो, तुमको आने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कब, जब सिर्फ समन के केसेस में। इसका सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि मैजिस्ट्रेट इन हिज डिस्क्रिशन मे एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स डायरेक्ट द पर्सनल अटेंडेंस ऑफ द एक्यूज्ड। सब क्लॉज 2 ये कहता है कि मजिस्ट्रेट का ये डिस्क्रिशन है, अगर मान के चलो कि एट द टाइम ऑफ जो प्रोसीडिंग के समय में मजिस्ट्रेट को लगेगा कि नहीं उसको इन पर्सन में अब आना होगा, उसको अब कोर्ट के समक्ष आना होगा, तो वो ऐसा ऑर्डर भी कर सकता है, उसको डायरेक्ट कर सकता है कि भाई इन पर्सन पर्सनल अटेंडेंस दो अपना। ठीक है,
कब, जब मैजिस्ट्रेट का तो ये डिस्क्रिशन है, एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग मैजिस्ट्रेट को ये लगे कि भाई उसको पर्सनली आना है, इन पर्सन आना है, तो वो एक्यूज को डायरेक्ट कर सकता है कि भाई आओ अब कोर्ट के समक्ष में, बहुत हो गया, अपने वकील के साहब से आए। ठीक है, तो 228 समझ में आया कि मजिस्ट्रेट कब डिस्पेंस कर सकता है पर्सनल अटेंडेंस। पहला हमेशा याद रखना कि समन के केसेस में हो सकता है, और मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि पर्सनल अटेंडेंस जरूरी नहीं है, एडवोकेट साहब के थ्रू भी आ सकता है, तो मजिस्ट्रेट ये डायरेक्ट कर सकता है। लेकिन सब क्लॉज 2 ये कहता है कि मजिस्ट्रेट का ये डिस्क्रिशन है कि एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग, किसी भी समय में मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं नहीं उसको अपने आना होगा, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट साहब ये डायरेक्ट कर सकते हैं। अब क्या है, power to dispense with the personal attendance of the accused under this section is limited to the first of issue of process, and that it cannot be exercised at later stage. But if magistrate find it is necessary at later stage to dispense with the personal attendance of the accused, he will have to act under in accordance with the provision of section 355। अभी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो आगे में ये भी एक प्रोविजन है सेक्शन 355, उसमें ये कहा गया कि एट लेटर स्टेज भी मजिस्ट्रेट साहब उसके पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस कर सकते हैं। तो ये हम लोग उस समय जब पढ़ेंगे सेक्शन 355 तो देखेंगे। आपका काम सिर्फ ये है कि बेयर एक्ट के बगल में आप लिख लो सेक्शन, रीड विथ सेक्शन 355, ठीक है। और क्या है, देखो हम लोग पूरे बीएनएसएस में 3-4 सेक्शन ऐसे हैं जहां पे डिस्पेंस किया गया है पर्सनल अटेंडेंस को, कि भाई मैजिस्ट्रेट साहब का ये डिस्क्रिशन है कि वो पर्सनल अटेंडेंस के जगह पे वो अपने प्लीडर के थ्रू, एडवोकेट के थ्रू भी आ सकता है एक्यूज। कुछ सेक्शन है सेक्शन 228, 308 और 355, तो इन सब सेक्शन में मैजिस्ट्रेट साहब डिस्पेंस कर सकते हैं पर्सनल अटेंडेंस, ठीक है। तो आप जो भी बेयर एक्ट पढ़ रहे हो, बेयर एक्ट अगर है सामने या नोट्स बना रहे हो, तो वहां पे लिख लो कि सेक्शन 228 रीड विथ सेक्शन 355 एंड 228, 308 ऑफ बीएनएसएस, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रहेगा कि इन जगह पे डिस्पेंस का पावर दिया गया है मजिस्ट्रेट को। समझ में आया? 228 क्लियर है, कोई वैसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है भाई, ठीक है। 229 इंपॉर्टेंट है। देखो अब जो हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे ना वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्री में मैंने बहुत क्वेश्चन देखे हैं इन सब सेक्शन से, ठीक है। अब क्या है, सेक्शन 229 बात करता है स्पेशल समन्स इन केस ऑफ पीटी ऑफेंसेस। क्या बात कर रहा है, स्पेशल समन इन केस ऑफ पीटी ऑफेंसेस, जो छोटे मोटे अपराध हैं, पीटी ऑफेंसेस हैं। अब देखो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि पीटी ऑफेंसेस होते क्या हैं। तो पीटी ऑफेंस इसी का सेक्शन 229 का सब क्लॉज 2 में हम लोग को पीटी ऑफेंसेस को बताया गया है कि पीटी ऑफेंस होते क्या है, ठीक है। पहले इसी को देख लेते हैं। सब क्लॉज 2, पीटी ऑफेंस मीन्स एनी ऑफेंस पनिशेबल ओनली विद द फाइन नॉट एक्सीडिंग 5000 रुपीज, ठीक है। पीटी ऑफेंस का मतलब क्या हुआ, पीटी ऑफेंस ऐसे अपराध होते हैं जिसका जो सजा है, पनिशेबल है, वो सिर्फ फाइन होता है, और कितने तक का, 5000 से ज्यादा तक का फाइन नहीं हो सकता है। तो ऐसे सजा को हम लोग पीटी ऑफेंस कहते हैं, ऐसे ऑफेंस को हम लोग पीटी ऑफेंस कहते हैं जिसका जो फाइन है वो 5000 तक का हो। पहले जो है सीआरपीसी में ये 1000 तक हुआ करता था, ठीक है, 1000। अब जो है इसको बढ़ाकर 5000 रुपया कर दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ सकता है एग्जाम में कि पीटी ऑफेंसेस का जो फाइन है वो कितना हो गया है। पहले तो 1000 था, अब 5000 हो गया, ठीक है। लेकिन पीटी ऑफेंसेस में क्या क्या इंक्लूड नहीं होते हैं, तो एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर जो भी आते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। और दूसरा, और अंडर एनी अदर लॉ विच प्रोवाइड्स फॉर कन्विक्टिंग द एक्यूज्ड पर्सन इन हिज एब्सेंस ऑन अ प्ली ऑफ गिल्टी। मतलब कि अगर कोई अपने एब्सेंस में प्लीड गिल्टी कर देता है कि हाँ हमसे ये गलती हो गई है, और तब वैसे ऑफेंस कन्विक्ट हो जाते हैं, वैसे व्यक्ति अगर कन्विक्ट हो जाते हैं तो वैसा ऑफेंस भी इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। पीटी ऑफेंस में, पीटी ऑफेंस में जनरली देखो क्या बात कर रहा है, समझो कंसेप्ट को, ठीक है। पीटी ऑफेंस क्या होते हैं, ऐसे ऑफेंस जिसका पनिशेबल क्या है, फाइन होता है 5000 रुपया तक का। लेकिन इसमें 2 चीज इंक्लूड नहीं होते। पहला तो मोटर व्हीकल एक्ट के जो भी ऑफेंस है वो पनिशेबल है, वो इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। और दूसरा कि वैसा
under any other law which provides convicting the accused person in his absence on plea of guilty। ठीक है, कि कन्विक्ट कर सके ऐसा व्यक्ति को कि अगर वो अपने एब्सेंस में प्लीड गिल्टी करता है तो वैसे व्यक्ति को अगर कन्विक्शन का प्रोविजन है, ठीक है, तो वैसे अपराध भी इसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे पीटी ऑफेंस में। तो जनरली पीटी ऑफेंस क्या होता है कि जिसमें 5,000 तक का फाइन होता है। ठीक है, यहां तक का समझ में आया। अब पहले इस सेक्शन को समझो, फिर डिटेल में समझेंगे। 229 का सब क्लॉज 1 ये कहता है, सेक्शन 229 अप्लाइज व्हेन द ऑफेंस इज पिटी एंड ट्राइबल समरली अंडर सेक्शन 283 और 284 ऑफ द संहिता। जब हम लोग समरी ट्रायल पढ़ेंगे तो उसके सेक्शन 283 और 284 में, ठीक है, जो ट्राइबल होगा वो सब चीज में हम लोग स्पेशल समन इशू कर सकते हैं। स्पेशल समन कब इशू कर सकते हैं? अप्लाइज व्हेन ऑफेंस इज पिटी, जब ऑफेंस जो है पिटी होगा यानी 5,000 रुपये तक का जिसमें फाइन होगा, और ट्राइबल समरली अंडर सेक्शन 283 एंड 284 ऑफ दिस संहिता। ठीक है, अब क्या है, कब कब इशू कर सकते हैं? इन द एबव सर्कमस्टांसेस द मजिस्ट्रेट शैल यहाँ क्या है, मैंडेटरी है, एक्सेप्ट वेयर ही इज फॉर अ रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग ऑफ अ कॉन्ट्ररी ओपिनियन इशू समन टू द एक्यूज्ड। मतलब देखो, ये कह रहा है कि वैसे सिचुएशन को छोड़कर जहां पे मजिस्ट्रेट का ओपिनियन कॉन्ट्ररी होगा वहां पे बोलेगा ना ना इसके लिए स्पेशल समन नहीं, दूसरा चीज इशू होगा। तो वैसे सिचुएशन में मजिस्ट्रेट जो है अपना रीजन लिखेगा कि काहे ये कॉन्ट्ररी आप कर रहे हैं। ठीक है, तो रीजन लिखने के बाद ही वो ऐसा कर सकता है मजिस्ट्रेट। ठीक है, तब इन द एबव सर्कमस्टांसेस द मजिस्ट्रेट शैल requiring him either to appear in person or by advocate before the magistrate on a specified date। ठीक है, स्पेशल समन में क्या कर सकता है, या तो मजिस्ट्रेट साहब बोलेगा या तो खुद से आ जाओ, इन पर्सन आ जाओ, या तो अपने वकील साहब के साथ आ जाओ कोई स्पेसिफाइड डेट में। ठीक है, दूसरा इसमें ये कहता है कि इफ ही डिजायर प्लीड गिल्टी विदाउट अपियरिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट, अगर वो जो व्यक्ति है जिसके खिलाफ में स्पेशल समन इशू किया गया है वो अगर अपने गुनाह को कबूल करना चाहता है विदाउट अपियरिंग बिफोर मजिस्ट्रेट, बिना मजिस्ट्रेट के समक्ष आए हुए वो अपना गुनाह को कबूल करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, अपना गुनाह को लिखित रूप में लिखेगा कि हाँ भाई हम जो है अपना गुनाह कबूल करते हैं, और जो भी स्पेसिफाइड अमाउंट था उस समन में कि हाँ 4,000 या 3,000 कुछ भी स्पेसिफाइड था, वो बाय पोस्ट या बाय मैसेंजर जो है स्पेसिफाइड डेट में जमा कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है कि अगर उसको इच्छा है कि भाई हम अपना वकील साहब के साथ के द्वारा अपीयर हों और मेरे वकील साहब मेरा गुनाह कबूल कर लें, ठीक है, तो वो जो है लिखित रूप में ऑथराइज करेगा उस वकील साहब को, और इन राइटिंग द एडवोकेट प्लीड गिल्टी टू द चार्ज ऑन हिज बिहाफ एंड पे द फाइन थ्रू सच एडवोकेट। जो है वो एक्यूज्ड होगा, वो अपने एडवोकेट साहब के थ्रू अपना गिल्टी को प्लीड करेगा और फाइन पे करेगा थ्रू सच एडवोकेट, अपने वकील साहब के थ्रू ही वो अपना जो है फाइन पे कर देगा। यहां तक समझ में आया? एक बार इसको फिर से समझो, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल मतलब टेक्निकल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत लोग को कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है एक बार में। ठीक है, इसीलिए ऐसा नहीं है कि हम बहुत जल्दी जल्दी में पढ़ाने वाले हैं, कोई कितना भी बोल दे। ठीक है, यहाँ पे हम इस जो मेरा जो मेन पर्पस है ना वो है कि देखो बिलो एवरेज कोई भी स्टूडेंट देख रहा है तो एक एक सेक्शन को पढ़ने का मेरा मकसद ये है कि देखो एक बार जब हम लोग उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे ना कि हम लोग को सिर्फ 10-20 सेक्शन याद रखेंगे तो उतना काम आ जाएगा। तो लाइफ में हमेशा मेरे एक टीचर कहा करते थे कि जब भी एक बार पढ़ो तो पूरे डिटेल में पढ़ो, कि भाई एक बार पढ़ लिया ना पूरे डिटेल में, बाद में फिर तो 10-20 सेक्शन से ही काम चल जाता है। ठीक है, लेकिन डिटेल में पढ़ना चाहिए फर्स्ट टाइम, इसीलिए हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो डिटेल में ही पढ़ेंगे। सेक्शन 229 क्या बात करता है कि स्पेशल समन आप इशू कर सकते हैं पीटी ऑफेंसेस में। अब स्पेशल पीटी ऑफेंसेस इसके सब क्लॉज 2 में दिया गया है। ठीक है, अब क्या कहता है कि 229 अप्लाई होता है वैसे ऑफेंस में जो कि पीटी होते हैं और
ट्रायबल होते हैं समरली अंडर सेक्शन 283 और 284 ऑफ दिस संहिता। ठीक है, अब क्या है, इन दी एवर सर्कमस्टांसेस मैजिस्ट्रेट जो है इशू कर सकता है पीटी ये स्पेशल समन। ठीक है, अब क्या है, लेकिन अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं भाई स्पेशल समन इशू नहीं करना चाहिए, ठीक है, तब मैजिस्ट्रेट को अपना रीजन रिकॉर्ड करना होगा लिखित रूप में कि क्यों वो नहीं स्पेशल समन इशू करना चाहता है। ठीक है, अब क्या करेगा स्पेशल समन में, क्या वो इशू कर सकता है, पहला रिक्वायरिंग हिम ईदर टू अपीयर इन पर्सन और बाय एडवोकेट बिफोर द मजिस्ट्रेट ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। वो बोलेगा कि भाई या तो तुम खुद आ जाओ या अपने किसी वकील के साथ में तुम इस डेट को फलना डेट को तुम अपीयर होना मेरे समक्ष में। अब क्या इसका दूसरा ये कहता है, दूसरा पर्पस ये है कि अगर जो एक्यूज्ड है उसको लगता है कि हमको अपना गुनाह कबूल कर लेना चाहिए, लेकिन वो मजिस्ट्रेट के समक्ष आना नहीं चाहता है, ठीक है, विदाउट अपियरिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट वो अपना गुनाह कबूल करना चाहता है, तो वो क्या करेगा कि वो अपना जो है गुनाह को कबूल करेगा और लिखित रूप से उसको कबूल करेगा, और जो भी अमाउंट स्पेसिफाइड होगा समन में वो उसको या तो पोस्ट के थ्रू या मैसेंजर के थ्रू जो भी स्पेसिफाइड डेट होगा उस दिन वो ट्रांसमिट कर देगा, डिपॉजिट कर देगा। ठीक है, अगर वो चाहता है कि हम जो है अपने वकील साहब के थ्रू अपीयर करें कोर्ट में, ठीक है, और अपना जो प्लीड गिल्टी करे, तो वो अपने वकील साहब के थ्रू भी अपीयर कर सकता है, और उसके वकील साहब उसका जो चार्ज है उस पर लगा हुआ चार्ज उसको प्लीड गिल्टी करेंगे, और जो भी उस पर फाइन लगा है वकील साहब अपने थ्रू उसको डिपॉजिट कर देंगे। ठीक है, इसका एक प्रोवाइजो है कि दैट द अमाउंट ऑफ फाइन स्पेसिफाइड इन सच समन शेल नॉट बी एक्सीड 5000 रुपीज, यानी वो जो फाइन होगा स्पेशल समन में जो वो 5000 रुपये से ज्यादा नहीं हो सकता है। पहले ये 1000 हुआ करता था। सेक्शन 229 के सब क्लोज 2 में पीटी ऑफेंसेस को परिभाषित किया गया है। पीटी ऑफेंस क्या होते हैं, वैसे ऑफेंस जिसका फाइन जो है 5000 रुपये तक का हो। ठीक है, इसमें मोटर व्हीकल एक्ट और एनी अदर लॉ जिसमें कन्विक्टिंग द एक्यूज्ड पर्सन इन द एब्सेंस ऑफ प्लीड गिल्टी, तो ये दोनों चीज इंक्लूड नहीं होते हैं, यानी बस 5000 तक का फाइन जिसमें हो वो होते हैं, लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट इसमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। इसका सब क्लोज ये 3 ये कहता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो बाय नोटिफिकेशन किसी भी मैजिस्ट्रेट को इंपावर कर सकती है 229 में कि भाई आप स्पेशल समन इशू कर सकते हैं। कब? ऐसे ऑफेंसेस में जो कि कंपाउंडेबल हो अंडर सेक्शन 359 ऑफ बीएनएसएस। ठीक है, पहले 220 320 था शायद, ठीक है, 320 ही था ना वो कंपाउंडिंग ऑफेंस वाला। कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है, वैसे ऑफेंस जिसमें मान लो कि दो पार्टी आपस में कुछ झगड़ा वगड़ा किया, बाद में सुलह कर लिया आपसी में कि अरे भाई छोड़ो केस वेस क्या करते हैं, आपस में हम लोग सुलह कर लिए, ठीक है, तो कंपाउंडेबल उसी को कहते हैं। ठीक है, तो इसको तो डिटेल में ही पढ़ेंगे, बहुत बड़ा लिस्ट है इसमें कंपाउंडिंग ऑफेंस का। तो इसमें और एनी ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ और विथ फाइन और बोथ। ठीक है, तो इन दो चीजों के लिए मैजिस्ट्रेट साहब को इंपावर किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, कि भाई आप स्पेशल समन इशू कर सकते हैं, लेकिन कब? वेयर द मैजिस्ट्रेट इज द ओपिनियन हैविंग रिगार्ड टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस द इम्पोजिशन ऑफ फाइन ओनली बी मीट टू द एंड ऑफ जस्टिस। तब जब मजिस्ट्रेट साहब को लगेगा कि जेल भेजने से कोई फायदा है, खाली फाइन ले लीजिए, इतना ही में न्याय संगत ये हो जाएगा, एंड ऑफ जस्टिस के लिए इतना ही काफी है कि बस फाइन इंपोज कर दिए, इतना ही काफी है, इसके लिए और कुछ नहीं करना है। इन चीजों में जहां तब जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है किसी भी मजिस्ट्रेट को एम्पावर कर सकती है अंडर सेक्शन 229 एक नोटिफिकेशन जारी करके कि भाई आप जो है स्पेशल समन इशू कर सकते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस में, और ऐसे ऑफेंस में जिसका 3 साल का सजा या फिर फाइन है। और तब जब मजिस्ट्रेट का ओपिनियन हो, ऐसा उसको फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस से लगता हो कि भाई यहाँ पे जो है फाइन अगर हम लोग इंपोज कर देते हैं दैट इज सफिशिएंट फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, तब। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब 230 बहुत अच्छा सेक्शन है, ये हमेशा क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा जाएगा तुम लोग से इंटरव्यू में। तो कब बहुत बार हम वीडियो देखे हैं बहुत लोग का कि ये वाला क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन ये है
कि अपराधी को, एक्यूज्ड को कब एफआईआर की कॉपी दी जाती है या फिर अदर जो कॉपी होती है उसके पास वो कब दिया जाता है। तो यही सेक्शन 230 में ही दिया जाता है। सप्लाई टू द एक्यूज्ड ऑफ ए कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, 230 क्या बात करती है, इफ द प्रोसीडिंग आर इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। ठीक है, अगर कोई भी ऑफेंस जो है प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट किया गया है पुलिस रिपोर्ट पे, तो दी मैजिस्ट्रेट शैल, अब देखो कॉग्निजेंस हम लोग किन चीजों पे ले सकते हैं, 3 चीजों पे ले सकते हैं, या तो पुलिस रिपोर्ट पे ले सकते हैं, या तो कंप्लेंट पे ले सकते हैं, या तो कोर्ट सो मोटो पे ले सकता है। तो ये जो 230 सेक्शन है 213, ये सिर्फ पुलिस रिपोर्ट के बारे में बात करता है कि अगर कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट किया गया है, इंस्टीट्यूट किया गया है पुलिस रिपोर्ट पे, तब मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, देन द मैजिस्ट्रेट शैल विदाउट एनी डिले इन नो केसेस बियॉन्ड 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन और अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज्ड। क्या बोल रहा है कि अगर कोई प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट किया गया है, इनिशिएट किया गया है पुलिस रिपोर्ट पे, तो मजिस्ट्रेट जो है ज्यादा से ज्यादा 14 दिन के अंदर ही, ठीक है, प्रोडक्शन और अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज्ड, यानी जिस दिन एक्यूज्ड को प्रोड्यूस किया गया या अपीयर किया गया उस दिन से लेके 14 दिन के अंदर ही जो है फर्निश द एक्यूज्ड और विक्टिम, पहले विक्टिम नहीं था अब जोड़ दिया गया है, इफ रिप्रेजेंटेटेड बाय एन एडवोकेट, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट एक कॉपी देगा। क्या देगा, कॉपी देगा। अब क्या चीज का कॉपी देगा वो हम लोग अभी पढ़ेंगे, लेकिन ये ऊपर वाला समझ में आया कि ये जो सेक्शन 230 है ये सिर्फ इसके लिए बात करता है जब प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट किया गया है पुलिस रिपोर्ट पे। ठीक है, पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट किया गया है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट विदाउट एनी डिले इन नो केसेस बियॉन्ड 14 दिन, ठीक है, 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोडक्शन और अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज्ड फर्निश टू एक्यूज्ड एंड द विक्टिम फ्री ऑफ कॉस्ट अ कॉपी ऑफ द फॉलोइंग, यानी इन 14 दिन के अंदर, अपीयरेंस या प्रोडक्शन के 14 दिन के अंदर ही मजिस्ट्रेट साहब जो एक्यूज्ड है या कोई विक्टिम है उनको ये सब कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। कौन कौन सा कॉपी, पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 193 जो भी पुलिस रिपोर्ट होगा वो देंगे। दूसरा एफआईआर का एक कॉपी देंगे, 173 में जो एफआईआर है उसका एक कॉपी देंगे। 2 चीज हो गया। तीसरा द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 180, पहले था 161 का बयान, ठीक है, स्टेटमेंट, अब क्या है 180, जो ये भी इसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर, उसका भी एक कॉपी देंगे। लेकिन इसमें एक चीज कहा गया है कि अगर पुलिस ऑफिसर कहे कि हुजूर ये वाला जो पोर्शन है ये एक्यूज्ड को नहीं देना है, ठीक है, तब वो चीज मजिस्ट्रेट नहीं देंगे। ये बात हम लोग 193 के सब क्लॉज 7 में पढ़े थे। ठीक है, अब क्या है, तो 3 चीज हम लोग पढ़ लिए। पहला पुलिस रिपोर्ट देंगे, दूसरा एफआईआर का कॉपी देंगे, तीसरा स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 180, ये 3 चीज। चौथा क्या है, कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर 164 का जो बयान होता है, कन्फेशन एंड स्टेटमेंट, उसको भी देंगे। अभी 183 हो गया। एनी अदर डॉक्यूमेंट और रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट देयर फ्रॉम फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट विथ अ पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, और भी कोई अगर जरूरी कागजात होगा या रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट जो कि भेजा गया था 193 के सब क्लॉज 6 में, तो वो भी उसको दिया जाएगा। 230 में हम लोग क्या देखें कि अगर मजिस्ट्रेट साहब को जिस दिन एक्यूज्ड अपीयर हुआ है या ब्रॉट किया गया है, लाया गया है, प्रोड्यूस किया गया है, उसके 14 दिन के अंदर ही मजिस्ट्रेट साहब जो है उस एक्यूज्ड को और विक्टिम को, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट 5 चीज का कॉपी देंगे। क्या क्या, पुलिस रिपोर्ट, ठीक है, दूसरा एफआईआर का कॉपी, तीसरा स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 180, चौथा कन्फेशन एंड स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 183 और एनी अदर डॉक्यूमेंट और रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट। ये 5 चीज जो है मैजिस्ट्रेट साहब को एक्यूज्ड को देना होगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, और विक्टिम को भी। समझ में आया? कब? जब जो केस है प्रोसीडिंग इनिशिएट किया गया है, इंस्टीट्यूट किया गया है पुलिस रिपोर्ट पे। अब इसका 3 ठो क्या है, प्रोवाइजो है।
प्रोवाइजो क्या कहता है कि ये जो हम लोग तीसरा नंबर पढ़े कि अगर पुलिस ऑफिसर मना किया है कि हुजूर उसको नहीं देना है ये वाला बात, ठीक है, इस बात के लिए एक प्रोवाइजो जोड़ा गया है कि मजिस्ट्रेट आफ्टर जो है परस्यूइंग, कि मजिस्ट्रेट साहब उसको पलट के देख रहे हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है जो मना किया है। अगर मजिस्ट्रेट साहब को लगता है कि नहीं नहीं इसमें तो कुछ ऐसा बात लिखा हुआ है ही नहीं है कि जो अगर उसको दे देंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगा, तो मजिस्ट्रेट को अगर ऐसा लगता है, सेटिस्फाई होते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है, इतना भी बहुत खतरनाक डॉक्यूमेंट नहीं है कि उसको नहीं दे सकते हैं, तो मजिस्ट्रेट अगर थिंग्स प्रॉपर शैल बी फर्निश टू दी एक्यूज, तो वो दे सकते हैं एक्यूज को। दूसरा प्रोवाइजो ये कहता है कि जो अगर भाई ये सब जो रिपोर्ट है बहुत वॉल्यूमनेस है, मतलब बहुत मोटा है, ठीक है, एकदम सोचो कि 50,000 पेज का है या फिर बहुत मोटा है, वॉल्यूम है उसका, तो मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, फर्निश नहीं करेंगे। वो बोलेंगे कि देखो भाई ऐसा है कि जो है एक्यूज और विक्टिम को कहेंगे कि तुम जो है इसको या तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ले लो या फिर उसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई तुम कोर्ट आके इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, फोटो वोटो खींचना है तो फोटो खींच लो, ठीक है, या तो खुद आ जाओ या तुम्हारे वकील साहब को बोलेंगे कि आके तुम कोर्ट में ही इसको चेक कर लिया करो, ठीक है। यही कहा गया है सेक्शन दूसरे प्रोवाइजो में कि इफ द मैजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट एनी सच डॉक्यूमेंट इज वॉल्यूमनेस, he shall instead of furnishing the accused and the victim with a copy thereof may furnish the copy through electronic means or direct that he will only be allowed to inspect in either personally or through an advocate in court। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा मोटा उटा पेज हो गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा पेज है, तो या तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उसको भेज दिया जाएगा, ठीक है, और नहीं तो क्या उसको अलाउ कर दिया जाएगा कि एक काम करो या तो खुद ही आ जाओ या अपने एडवोकेट साहब को भेज के ये जो डॉक्यूमेंट है इसको तुम इंस्पेक्ट कर सकते हो, देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरा प्रोवाइजो ये कहता है कि भाई देखो कि सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म शैल बी कंसिडर्ड एज ड्यूली फर्निश्ड या ड्यूली सर्व्ड। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोई डॉक्यूमेंट दिया जाता है तो वो ड्यूली सर्व्ड ही माना जाएगा। ऐसा आप प्ली नहीं ले सकते हैं कि अरे भाई हमको तो डॉक्यूमेंट मिला ही नहीं, ठीक है, हमको तो कॉपी हुजूर दिए ही नहीं, हमको खाली व्हाट्सएप पे भेज दिए, ठीक है। तो अगर व्हाट्सएप पे भी भेजा गया है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी भेजा गया है, तो वो ड्यूली सर्व्ड ही माना जाएगा। यहां तक समझ में आया, इस सेक्शन में समझ में आया, ठीक है। अब इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है, एक केस था गुरबच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में इस सेक्शन का ऑब्जेक्ट बताया गया था, द ऑब्जेक्ट ऑफ फर्निशिंग द एक्यूज्ड पर्सन विद द कॉपीज ऑफ द स्टेटमेंट्स एंड द डॉक्यूमेंट एज मेंशन्ड एवर इज टू पुट हिम टू द नोटिस of what he has to be meet at the time of inquiry or trial and prepare himself for a defense। कॉपी देने का पर्पस ये है कि भाई तुम अपना डिफेंस लो, ठीक है, अपना इंक्वायरी एंड ट्रायल में प्रिपेयर करो कि तुम क्या चीज का केस लड़ रहे हो, तुमको तो समझ में आना चाहिए ना, हाँ, कि भाई किसी को ऐसे ही डाल दोगे, उसको ये तो जानने का अधिकार है ना कि काहे हमको ऐसे किए हो, ठीक है, क्या क्या केस मेरे ऊपर है, क्या मेरे ऊपर FIR हुआ था, ये सब चीज उसको जानने का अधिकार है ना, तभी ना वो डिफेंस ले पाएगा। तो यही चीज कहा गया गुरबच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कि ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो अपना डिफेंस तैयार कर सके, वो इंक्वायरी और ट्रायल के समय में अपने आप को प्रिपेयर कर सके, ठीक है। इन P गोपाल कृष्णन @ एलियस दिलीप, ठीक है, इन P गोपाल कृष्णन एलियस दिलीप वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2020 का केस है, रिसेंट केस है। इस केस में क्या कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट द मजिस्ट्रेट कैन नॉट विथ होल्ड एनी डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर along with the पुलिस रिपोर्ट एक्सेप्ट व्हेन इट वॉल्यूमनेस। ठीक है, क्या कह रही है सुप्रीम कोर्ट, ये कह रही है कि मजिस्ट्रेट साहब कोई भी डॉक्यूमेंट जो है अपने साथ नहीं रख सकते, ठीक है, तब तक जब तक जो है वो वॉल्यूमनेस ना हो, और अगर वॉल्यूम है तो उसको परमिट कर दीजिए कि भाई आ जाओ, देख लो, अपने वकील साहब को भेजो, वो भी देख लें, इंस्पेक्ट कर लें कि क्या क्या है। इतना बड़ा पेज जो है वो हम कैसे तुमको भेजे कॉपी उपी करके, ठीक है। If the copies of the statement etc are not supplied to the accused person are required by section 230, it will be serious irregularity. However, this irregularity in itself will not vitiate trial। बोल रहा है कि अगर कॉपी आप सप्लाई नहीं करते हैं तो ये एक सीरियस इरेगुलरिटी माना जाएगा, लेकिन इतना बड़ा भी इरेगुलरिटी नहीं है कि आपका जो प्रोसीडिंग है, ट्रायल है, उसी को विसिएट कर दे, उसी को खत्म कर दे, ऐसा भी नहीं है।
पी गोपाल कृष्णन में साफ साफ यही कहा गया कि भाई देखो, मजिस्ट्रेट साहब को जो भी डॉक्यूमेंट मिलता है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के लिए, तो वो अपने समक्ष विथहोल्ड नहीं कर सकते, उसको देना पड़ेगा एक्यूज्ड को। लेकिन कब नहीं दे सकते? जब बहुत ज़्यादा वॉल्यूमनेस है, और वॉल्यूमनेस में हमारा प्रोवाइजो में दिया गया है कि भाई मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे कि उसको बोलेंगे एक्यूज्ड को, विक्टिम को, या कि भाई या तो खुद ही से आके इंस्पेक्ट कर लो क्या क्या लिखा हुआ है, या तो अपने वकील साहब को भेज के दिखवा लो कि क्या क्या है इसमें। ठीक है, यहां तक समझ में आया क्या? अब आते हैं 232 में। 232 क्या कहता है? अभी हम लोग क्या पढ़े? ओ सॉरी, 232 हो गया, 231। ठीक है, 231 क्या है? ये बात करता है कि भाई अभी हम लोग 230 में क्या देखें? 230 में हम लोग ये देखें कि कब जो है, ठीक है, कॉपी दिया जाता है जब केस जो है इंस्टीट्यूट हुआ है पुलिस रिपोर्ट पे। ठीक है, अब बात कर रहा है कि अब अदरवाइज प्रोवाइड्स दैट इफ द प्रोसीडिंग आर इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज। तो अदरवाइज कब होता है? अदरवाइज ऑफ द पुलिस रिपोर्ट, यानी पुलिस रिपोर्ट को छोड़ के दूसरे तरीके से केस इंस्टीट्यूट किया गया है। तो कब कब हो सकता है? पहला तो पुलिस रिपोर्ट पे, तो पुलिस रिपोर्ट के लिए तो 230 था। 231 बात करता है या तो कंप्लेंट पे या कोर्ट स्यू मोटो लिया गया है। तो इन दोनों मामलों में पुलिस क्या क्या करेगा, जो मजिस्ट्रेट है वो क्या क्या डॉक्यूमेंट देगा। 231 प्रोवाइड्स दैट इफ द प्रोसीडिंग आर इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन अ पुलिस रिपोर्ट, यानी पुलिस रिपोर्ट को छोड़ के जब केस इंस्टीट्यूट किया गया है, यानी कंप्लेंट पे या तो सो मोटो पे। ठीक है, एंड इट अपीयर्स टू द मजिस्ट्रेट दैट द केस इज एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, देन द मजिस्ट्रेट शैल फॉरविथ विद द एक्यूज्ड फ्री ऑफ कॉस्ट अ कॉपी ऑफ द फॉलोइंग। यानी उन मामले में जो मजिस्ट्रेट है एक्यूज्ड को क्या क्या देंगे? एक कॉपी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। क्या चीज का? तो द स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 223 और 225, पहले 200 था और 202 था। ठीक है, वही जो कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन किया गया था। ठीक है, अभी हम लोग ने एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट चैप्टर 16 में पढ़ा ना कि कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, ऑन ओथ होगा, उसमें सिग्नेचर होगा, 3 व्यक्ति का सिग्नेचर होगा। ठीक है, ये सब चीजों ने हम लोग ने देखा था ना कि मजिस्ट्रेट साहब सिग्नेचर करेंगे, उसका सब्सटेंस को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो ये सारे चीज का एक कॉपी जो है उस व्यक्ति को दिया जाएगा, उस एक्यूज्ड को। दूसरा 180 और 183 में जो भी स्टेटमेंट और कन्फेशन रिकॉर्ड किया गया है या विटनेस जो है वो सब चीज रिकॉर्ड किया गया, उसका भी एक कॉपी उसको दिया जाएगा। और एनी अदर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट ऑन विच द प्रोसिक्यूशन पर्पस प्रोजेस टू रिलाई। ठीक है, और भी कोई भी डॉक्यूमेंट जिस पे प्रोसिक्यूशन रिलाई करेगा, ये सारे चीज को उसको देना होगा। ठीक है, 231 में हम लोग को याद रखना है कि 230 में वो चीज हम लोग देंगे, 5 डॉक्यूमेंट वहां दिया जाता है। तब कब देते हैं? जब केस है इंस्टीट्यूट होता है, प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड होता है पुलिस रिपोर्ट पे। अब 231 बात करता है कि पुलिस रिपोर्ट को छोड़ के और दूसरे चीज में इंस्टीट्यूट हुआ है, यानी कंप्लेंट केस में यह हुआ है या सो मोटो में हुआ है। तो यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं। पहला या तो 223 और 225 में जो भी कंप्लेनेंट का एग्जामिनेशन हुआ है उसका जो सब्सटेंस है उसको देंगे। दूसरा स्टेटमेंट एंड कन्फेशन अंडर सेक्शन 180 एंड 183। तीसरा कोई भी अदर डॉक्यूमेंट जो भी जरूरी हो उस केस के लिए, जिसपे वो लोग रिलाई कर रहे हैं, वो चीज सारे चीज उसको दिए जाएंगे। इसमें भी 2 प्रोवाइजो है। पहला प्रोवाइजो यही कहता है कि अगर बहुत ज्यादा वॉल्यूमनेस है, बहुत मोटा उटा है, ठीक है, तो क्या किया जाएगा, उसको डायरेक्ट कर दिया जाएगा कि एक काम कर भाई, खुद ही आ जा या फिर अपने वकील साहब को बोल, आके इंस्पेक्ट कर लेंगे। दूसरा, अगर कोई डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा गया है, ठीक है, तो वो ड्यूली सर्व्ड ही माना जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी भेजा जा सकता है और ड्यूली सर्व्ड भी माना जाएगा उसको। ठीक है, ड्यूली फर्निश्ड भी माना जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब आते हैं सेकेंड लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। ये बात करता है सेक्शन 232। 232 बात करता है कमिटमेंट ऑफ द केस ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफेंस इज ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय इट। अब रीड विद 213। 213 में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि नो कोर्ट ऑफ सेशन टेक कॉग्निजेंस, ठीक है, एट द कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, 213 में हम लोग पढ़े थे कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है
एज अ ओरिजिनल जुरिडिक्शन किसी भी केस को कॉग्निजेंस नहीं ले सकता है। ये पावर किसको है, कॉग्निजेंस का पावर जेएम फर्स्ट क्लास को, और इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जहां पे जो है स्पेशल पावर दिया जा सकता है तो जेएम सेकेंड क्लास भी ले सकती है। ठीक है, तो कितना बड़ा भी केस हो जाए, ठीक है, कितना बड़ा भी केस हो जाए, अगर आप जेएम फर्स्ट हैं तो आपके टेबल से ही होके गुजरेगा, आप ही उसको पास कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये कहा क्या कहता है 232 ये कहता है कि व्हेन अ केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट और अदरवाइज, ठीक है, और द एक्यूज्ड अपीयर्स और ब्रॉट बिफोर द मजिस्ट्रेट, या तो एक्यूज्ड को अपीयर किया गया, खुद से आ गया, या तो उसको अरेस्ट वरेस्ट करके लाया गया, तो मजिस्ट्रेट जो है, मजिस्ट्रेट इट अपीयर्स टू द मजिस्ट्रेट दैट द ऑफेंस इज ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय कोर्ट ऑफ सेशन। अब देखो क्या हुआ, सिनेरियो समझो यहां पे कि अगर कोई कॉग्निजेंस लिया गया, ठीक है, इशू ऑफ प्रोसेस किया गया किसी केस में, ठीक है, और जो एक्यूज था या तो खुद ही से आ गया या उसको अरेस्ट करके लाया गया, तो जब भी मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया तो मजिस्ट्रेट को लगा कि अरे भाई इस पे तो 103 लगा हुआ है, 103 अभी क्या 302 मर्डर वर्डर का केस लगा हुआ है इसके ऊपर, ये तो हम इस पे ट्रायल नहीं कर सकते हैं, ये तो एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है। ठीक है, तब वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, वो यही चीज दिया गया है 232 में। ठीक है, जब कोई एक्यूज्ड, जब कोई अपराधी मजिस्ट्रेट के समक्ष आता है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई ये तो मेरे जुरिडिक्शन से बाहर वाला है, ये मेरे क्षेत्राधिकार से बाहर है, इसको तो कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा, तब वो मजिस्ट्रेट क्या करता है, यही चीज इस सेक्शन में दिया गया है। व्हेन in a case instituted in a police report or otherwise the accused appear or brought before the magistrate and it appears to the magistrate that the offense is triable exclusively by court of session, तब वो क्या करेगा, he shall क्या करेगा कि the magistrate shall commit the case after complying with the provision of section 230 और 231। ठीक है, 230 और अब 231 अभी हम लोग देखें कि जब आएगा तो उसको कॉपी उपी देना पड़ेगा, 5 को कॉपी देना पड़ेगा, या 231 में हम लोग देखें कि अगर कंप्लेंट केस या सू मोटे है उसमें 3 कॉपी देना पड़ेगा। तो ये सब चीज का कंप्लाई करते हुए मजिस्ट्रेट बेल के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए क्या करेगा, उसको जुडिशियल रिमांड में भेज देगा, रिमांड दी एक्यूज टू दी कस्टडी अंटिल सच कमिटमेंट हैज बीन मेड, जब तक कमिटमेंट नहीं हो जाता तब तक उसको रिमांड में भेज देगा, जुडिशियल रिमांड में। लेकिन कब, जब सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ बेल, यानी बेल के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए 230 और 231 के प्रोविजन को कंप्लाई करते हुए, अभी पढ़े ना कि जब भी एक्यूज्ड अपीयर करेगा या ब्रॉट होगा तो 14 दिन के अंदर ही, ठीक है, उसको क्या करना होगा, 5 को कॉपी देना होगा एफआईआर का। तो इन सब चीजों को कंप्लाई करते हुए, बेल के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए जुडिशियल रिमांड में भेज देगा, तब तक जब तक कमिटमेंट ना हो जाए, कमिटमेंट ना कर दिया जाए, until such commitment has been made। अब देखो, जब हम पढ़ा रहे थे तुमको प्रीवियस लेक्चर्स में, तो उसमें हम 2 वर्ड तुमको बोले थे कि याद रखना कि मेड ओवर, मेक ओवर और कमिटमेंट, कमिट, ये 3 चीजें हमेशा सीआरपीसी बीएनएसएस में तुमको काम आएगा। देखो, मेड ओवर कहता है जब ऊपर से नीचे आए, यानी सीजीएम कोर्ट से जेएम फर्स्ट के पास आ जाए, फिर जेएम सेकंड के पास आ जाए, तो इसको मेड ओवर कहा जाता है, ऊपर से नीचे। और कमिट मतलब नीचे से ऊपर, यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देखो यहीं पे कहीं कमिट लिखा हुआ होगा, ठीक है, देखो दी मजिस्ट्रेट शैल कमिट, यानी भाई अब जो है मजिस्ट्रेट यानी जेएम फर्स्ट क्लास क्या कर रहे हैं कि भाई कोर्ट ऑफ सेशन में भेज रहे हैं इस मामला को। तो कोर्ट ऑफ सेशन में भेजने से पहले वो 230 और 231 के प्रोविजंस का कंप्लाई करेंगे और बेल के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज देंगे, तब तक जब तक कमिटमेंट ना हो जाए। दूसरा क्या कहता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस संहिता रिलेटिंग टू द बेल, यानी बेल के प्रोविजन को देखते हुए उसको रिमांड कर सकते हैं, जुडिशियल रिमांड में भेज सकते हैं उस एक्यूज्ड को, अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल, जब तक कंक्लूजन ना हो जाए ट्रायल का। ठीक है, देखो ये सेक्शन है बहुत खतरनाक कि भाई जब तक साला ट्रायल नहीं कंप्लीट हो जाए तब तक उसको जेल में ही भेज सड़ा देना है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे है कि भाई मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं, रिमांड कर सकते हैं, जुडिशियल कस्टडी में भेज सकते हैं उस एक्यूज्ड को। कब तक, जब तक वो कंक्लूजन नहीं कंप्लीट हो जाए, ट्रायल का कंक्लूजन नहीं आ जाता ड्यूरिंग, ठीक है, तब तक उसको जुडिशियल रिमांड में भेज सकते हैं।
यहाँ समझ में आया। अब देखो और क्या कर सकते हैं, द मैजिस्ट्रेट, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन में और क्या भेजेंगे, द मैजिस्ट्रेट शैल एल्सो सेंड द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड डॉक्यूमेंट एंड आर्टिकल्स इफ एनी विच इज आर प्रोड्यूस इन एडवोकेट, यानी जो कोर्ट ऑफ सेशन में मैजिस्ट्रेट साहब भेज रहे हैं केस को, ठीक है, क्योंकि ये उनके बस की बात नहीं है, मर्डर का केस है, वो उनके पास तो ट्राइबल नहीं है, तो मैजिस्ट्रेट साहब के पास जो भी उस केस से रिलेटेड रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंट है या आर्टिकल उनको एविडेंस के रूप में मिला है, वो सारे चीज कोर्ट ऑफ सेशन में भेज देंगे। और मैजिस्ट्रेट क्या करेंगे, द मैजिस्ट्रेट शैल आल्सो नोटिफाई द पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन, और मैजिस्ट्रेट साहब जो है नोटिफाई कर देंगे, जानकारी दे देंगे पीपी साहब को, सरकारी वकील को, कि ऐसा ऐसा केस में हो गया, तभी ना उसके खिलाफ में वहां खड़ा होंगे, ठीक है। तो ये 4 चीज होता है यहाँ पे। 4 चीज में हम लोग क्या देखें, पहला तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस व्यक्ति को रिमांड कर सकता है, कब तक, जब तक वो कमिटमेंट ना हो जाए केस का, जुडिशियल रिमांड। दूसरा, रिमांड कर सकता है तब तक जब तक कंक्लूजन ना आ जाए उस ट्रायल का, ठीक है। तीसरा, जो भी रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट, अदर केस आर्टिकल्स, ये सब चीज उसको मिला होगा, ठीक है, ये सारा चीज वो कोर्ट ऑफ सेशन में भेज देगा, ठीक है। और चौथा, नोटिफाई करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, सरकारी वकील साहब को, कि ऐसा ऐसा है मामला, कोर्ट ऑफ सेशन में हम लोग ने कमेंट कर दिया है, ठीक है, आप जाइए वहां पे केस लड़िए इसके खिलाफ में, ठीक है। अब इसमें 2 प्रोवाइजो है, दोनों प्रोवाइजो नए जोड़े गए हैं, पहले ऐसा कोई प्रोवाइजो नहीं था, इसको ध्यान में रखना है। प्रोवाइजो ये कहता है, द प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days, ठीक है, बिफोर द डेट ऑफ टेकिंग फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस, यानी ये जो प्रोसीडिंग है इस सेक्शन का, ये 90 दिन में पूरा हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस, जिस दिन आप कॉग्निजेंस लिए हैं उसी के 90 दिन पहले। क्या होता था ना कि भाई कोई अपराधी जाता था कोर्ट में, वो मजिस्ट्रेट साहब उसको ट्राई नहीं कर पाते, करने के उनका जुरिडिक्शन नहीं था, वो भेजते ही नहीं थे कोर्ट ऑफ सेशन में, भेजते ही नहीं थे, बेचारा वो बंदा जेल में ही रहता था, ठीक है। अब लेकिन इसमें टाइम बाउंड कर दिया गया है, टाइम लिमिटेशन प्रोवाइड कर दिया गया है कि भाई अगर आप कॉग्निजेंस ले लिए हैं तो आप 90 दिन के अंदर उसको भेज दीजिए, ठीक है, आप उसको भेज दीजिए। एंड सच पीरियड में बी एक्सटेंडेड बाय द मजिस्ट्रेट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 180 दिन फॉर द रीजन रिकॉर्डेड इन राइटिंग। 90 दिन से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 180 दिन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप 180 दिन से ज्यादा कर रहे हैं तो आपको रिकॉर्डिंग करना होगा राइटिंग में कि काहे इतना लेट हुआ, आपको तो 90 दिन में ही भेज देना चाहिए था उस केस को, ठीक है। अगर 180 दिन हो रहा है, 170 दिन हो रहा है, तो काहे इतना लेट हुआ, आप और रीजन लिखिए राइटिंग में, ठीक है। यही है सेक्शन में प्रोवाइजो, बहुत अच्छा प्रोवाइजो इसको जोड़ा गया है भाई, मतलब क्या ही बोले, बहुत अच्छा है। मतलब कि कोई भी जेल उतना जो पहले होता था, ठीक है, अंडर ट्रायल प्रिजनर ये सब चीज का, तो ये सब थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। जस्टिस के लिए तो बहुत अच्छा है कि इस सेक्शन में क्या है कि भाई कोई भी केस जो है 90 दिन के अंदर आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस उसको सबमिट करना होगा। और ये टाइम एक्सटेंड भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 180 दिन ही हो सकता है, लेकिन अगर 90 दिन से बढ़ते हैं तो आपको रीजन भी लिखना होगा लिखित रूप से राइटिंग में। दूसरा प्रोवाइजो ये कहता है, एनी एप्लीकेशन फाइल्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट बाय द एक्यूज्ड और विक्टिम और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय सच पर्सन in the case of tribal by court of session he shall forward the court of session with the committal of the case, ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर कोई भी तरह का एप्लीकेशन फाइल किया गया था एक्यूज्ड के द्वारा, विक्टिम के द्वारा, मान लो बेल एप्लीकेशन फाइल किया गया था या फिर ट्रांसफर का एप्लीकेशन फाइल किया गया था, किसी भी तरह का एप्लीकेशन फाइल किया गया था, तो वो मजिस्ट्रेट साहब वो एप्लीकेशन भी कोर्ट ऑफ सेशन को फॉरवर्ड कर देंगे, भेज देंगे कि ऐसा ऐसा एप्लीकेशन था। तो देखो यहाँ नॉर्मल सा ये समझो कि यहाँ पे मजिस्ट्रेट साहब जो भी डॉक्यूमेंट, आर्टिकल, कुछ भी उसके पास था इस केस से रिलेटेड, वो सारे चीज अब कोर्ट ऑफ सेशन के पास उसको भेजना पड़ेगा, ठीक है। और विद इन द पीरियड ऑफ 90 दिन ही भेजना पड़ेगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा 180 दिन हो सकता है, लेकिन वो रीजन उसको लिखना होगा कि काहे इतना लेट हुआ। समझ में आया यहाँ तक? ये सेक्शन क्लियर है। अब आता है लास्ट सेक्शन इस चैप्टर का, वो है 233 है वैसे लोगों के लिए जो बहुत काबिल बनते हैं,
ठीक है, वैसे लोगों के लिए जो बहुत काबिल समझते हैं अपने आप को। काबिल समझने का मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई ऑफेंस हुआ, अपराध हुआ, एक बहुत काबिल इंसान था, वो क्या किया ना कि मजिस्ट्रेट साहब के पास जाके कंप्लेंट कर दिया कि हुजूर देखिए हमके मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, कंप्लेंट कर दिया। मजिस्ट्रेट साहब कॉग्निजेंस लेके ट्रायल स्टार्ट कर दिए। और क्या किया कि वही केसवा को लेके जाके एफआईआर कर दिया। पुलिस ऑफिसर इधर अपना इन्वेस्टिगेशन भी जारी कर दिए। ठीक है, तो इन सिचुएशन में क्या होगा, यही चीज बात करता है 233। 233 क्या बताता है, 233 काबिल इंसान के लिए। काबिल इंसान मतलब ऐसा इंसान जो कि कंप्लेंट भी कर दिया, मजिस्ट्रेट साहब उस पर कॉग्निजेंस लेके अपना प्रोसीडिंग एग्जामिनेशन स्टार्ट कर दिए कंप्लेनेंट का। इधर क्या किया कि पुलिस पास जाके और एफआईआर कर दिया, अब पुलिस ऑफिसर इधर इन्वेस्टिगेशन भी चालू कर दिया। ऐसा सिचुएशन में क्या होगा, यही बात करता है सेक्शन 233। प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन देयर इज अ कंप्लेंट केस एंड अ पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम ऑफेंस। अगर सेम ऑफेंस में पुलिस ये क्या बोलते हैं एफआईआर भी हो गया, कंप्लेंट भी हो गया, तब क्या होगा। 233 का सब क्लॉज 1 ये कहता है व्हेन द केस इज इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन अ पुलिस रिपोर्ट, यानी कंप्लेंट पे केस इंस्टीट्यूट किया गया है, इट इज मेड टू अपीयर टू द मजिस्ट्रेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल दैट एन इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस ऑफिसर इन प्रोग्रेस इन रिलेशन टू द। ठीक है, समझो यहाँ पे क्या है, इतना लंबा लिख दिया है। ये कह रहा है कि अगर कोई कंप्लेंट केस इंस्टीट्यूट किया गया है और मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन जो है मजिस्ट्रेट जो है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, मजिस्ट्रेट को लगता है अरे ये तो सेम ऑफेंस में पुलिस भी अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तब ऐसे टाइम पे मजिस्ट्रेट क्या करेगी, मजिस्ट्रेट सेल स्टे द प्रोसीडिंग ऑफ सच इंक्वायरी और ट्रायल, यानी मजिस्ट्रेट जो इंक्वायरी और ट्रायल कर रही थी अपना, इसको स्टे कर देगी, इसको रोक देगी और बोलेगी कि एक काम करो पुलिस ऑफिसर, अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा करो और उसका रिपोर्ट हमको भेजो। ठीक है, अपना जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था उसका बोलेगी कि आप अपना रिपोर्ट हमको भेजिए। ठीक है, अब क्या होगा, यहां तक समझ में आया। यहां तक क्या हुआ, 233 का सब क्लॉज 1 में क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट जो है कंप्लेंट केस किया है और मजिस्ट्रेट उसमें इंक्वायरी और ट्रायल कर रहा है और ड्यूरिंग द इंक्वायरी और ट्रायल मजिस्ट्रेट को ये अपीयर होता है, ये लगता है कि अरे भाई इसी केस में तो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, हम इधर इंक्वायरी और ट्रायल कर रहे हैं, अब दोनों कैसे होगा। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, अपना जो काम कर रहा था इंक्वायरी और ट्रायल, इसको स्टे कर देगा, रोक लगा देगा और पुलिस ऑफिसर को बोलेगा सुनो ना, तुम जो ये केस में ये कर रहे हो ना इंक्वायरी और ट्रायल, इसको क्या करो कि इसका जो रिपोर्ट है वो हमको भेजो। ठीक है, यही सब क्लॉज 1 में बोलेगा। सब क्लॉज 2 में यहाँ पे क्या होगा कि मजिस्ट्रेट जो पुलिस रिपोर्ट अपना सबमिट करेगा 193 में, तब मजिस्ट्रेट देखेगा कि अरे जो कंप्लेंट केस में एक्यूज्ड है वही एक्यूज्ड एफआईआर में है और सेम चीज है। ठीक है, तो क्या करेगा मजिस्ट्रेट, दोनों केसेस को, कंप्लेंट केस को भी और एफआईआर को भी क्या कर देगा, अमलगमेट कर देगा, दोनों को मिला देगा और जो भी पुलिस रिपोर्ट के हिसाब से फिर चलेगा। पुलिस रिपोर्ट में जैसा जैसा लिखा गया है, जिस तरह से पुलिस रिपोर्ट वाला केस आगे बढ़ता है उस हिसाब से वो बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन इसके सब क्लॉज 3 में ये लिखा हुआ है कि पुलिस रिपोर्ट मिलने के बाद मजिस्ट्रेट को ये अपीयर होता है कि अरे भाई वो तो दूसरा केस था, ये दूसरा केस है, इसमें एक्यूज दूसरा है, इसमें एक्यूज तीसरा है, तो मजिस्ट्रेट साहब अपना स्टे हटा देगा, अपना अपना काम करेगा, फिर दोनों अपना अपना काम करेंगे, पुलिस अपना वो वाला केस संभालेगा, मजिस्ट्रेट अपना ये वाला केस संभालेगा। समझ में आया क्या, मगज में आया है तुम लोग को। ठीक है, ये काबिल इंसान वाला कहानी, काबिल इंसान वाला कहानी समझ में आया तुम लोग को। 233 का सब क्लॉज 1 में ये किस चीज के लिए एप्लीकेबल है, ऐसा केसेस में जहां पे सेमी ऑफेंस के लिए कंप्लेंट भी कर दिया गया है और एफआईआर भी कर दिया गया है। तो सब क्लॉज 1 में ये कहा गया कि अगर जब कंप्लेंट है और मजिस्ट्रेट जो है इंक्वायरी और ट्रायल कर रहा है, ठीक है, इंक्वायरी और ट्रायल कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट को ये अपीयर होता है कि अरे भाई ये सेम ऑफेंस में है, तो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है, तो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, स्टे कर देंगे अपना प्रोसीडिंग को, पुलिस ऑफिसर वाला नहीं, अपना प्रोसीडिंग को पर स्टे लगा लेंगे और बोलेंगे पुलिस ऑफिसर को कि ये काम कर, जो तुम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो भाई उसका रिपोर्ट सबमिट कर। सब क्लॉज 2 में अगर पुलिस ऑफिसर अपना रिपोर्ट सबमिट करता है और मजिस्ट्रेट को ये
लगता है कि अरे भाई जो कंप्लेंट केस में एक्यूज था वही तो ये पुलिस एफआईआर में भी है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, दोनों केसेस को, एफआईआर और कंप्लेंट वाले केसेस को अमलगमेट कर देगा, मिला देगा, और एफआईआर के थ्रू, जो पुलिस रिपोर्ट के थ्रू ही फिर आगे बढ़ेगा, अपना काम करेगा। ठीक है। तीसरा, अगर मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट मिलने के बाद ये प्रतीत होता है, ये लगता है कि अरे भाई दोनों तो अलग अलग चीज है, दोनों एक नहीं है, तो मजिस्ट्रेट फिर अपना जो है वो पुलिस ऑफिसर अपना अपना केस संभालेगा, मजिस्ट्रेट फिर अपना स्टे को हटा के अपना प्रोसीड करेगा, इंक्वायरी और ट्रायल अपना कंप्लीट करेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो चीज नहीं आया होगा ना, तो वो चीज बता देना कि हाँ ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे नहीं समझ में आया। ठीक है, और कोई भी दिक्कत होगा तो फिर मैसेज करना, व्हाट्सअप नंबर तो है तुम लोग के पास। ठीक है, और इसमें भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ये वाला नोट्स का अगर पीडीएफ चाहिए तो भाई वही 89 का सब्सक्रिप्शन है मेंबरशिप, वो ले लो, और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट मेरे को व्हाट्सएप पे भेजो, मैं फिर अभी तक जितने भी नोट्स प्रिपेयर हैं वो तुम लोग को भेज दूंगा। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करने का मन हो तो कर देना, दोस्तों को भी भेज देना। चलो थैंक यू सो मच। ईद मुबारक भाई, आज तो ईद है ना, ईद की छुट्टी हम लोग मना रहे हैं, तो ईद मुबारक सभी को। चल बाय।